हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस MGT 211 के कोर्स से। ये कोर्स इस सेमेस्टर अपडेट हुआ है, तो जो पुराने हैंडआउट्स हैं अब किसी यूज़ के नहीं है। उससे पेपर नहीं आएगा, जो न्यू लेक्चर्स हैं उनसे आएगा, और जो स्टडी नोट्स के साथ और PPT फाइल्स दिए गए हैं उसमें से आएगा। ठीक है, तो अभी थीम 1 से स्टार्ट करते हैं। ये मिड टर्म प्रिपरेशन सीरीज़ है, तो इसमें आप शुरू करते हैं। थीम ए यानी थीम 1। ठीक है, सबसे पहली तो बात, ये हाईलाइटेड नोट्स हैं जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दूँगी, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है द ह्यूमन जर्नी ऑफ बिजनेस फ्रॉम द स्टोन एज टू द एज ऑफ AI। यानी अभी उस पूरे पेज में आपको ये पढ़ाया जाएगा कि स्टोन एज यानी पत्थर के ज़माने से लेके अब तक जो एज ऑफ AI चल रही है, तब तक कितनी तरक्की हुई है, किस किस्म की तरक्की हुई है, और हर टाइम और एरा की क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि हिस्ट्री ऑफ बिजनेस इज इनसेपरेबल फ्रॉम द ब्रॉडर जर्नी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, फ्रॉम बार्टरिंग grains in ancient villages to trading cryptocurrency to AI powered apps. The evolution of commerce mirrors technological, social and cultural changes across millennia। यानी पूरे मिलेनिया में जितने भी चेंजेस आए हैं, किस तरीके से बार्टरिंग गेन्स। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम बेसिकली होता है कि आप एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ एक्सचेंज कर रहे हो। तो पहले ज़माने में पैसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो बार्टर सिस्टम चलता था। उसी तरह बार्टर सिस्टम से लेके आप विलेजेस, बार्टर सिस्टम से लेके अब आप क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज़ें हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं ऑनलाइन। तो इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इसका ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इकोनॉमिक जर्नी। ठीक है, अब ये स्टोन एज टू न्यूलिथिक रेवोल्यूशन यहाँ तक का बता रहे हैं। स्टोन एज हमारे 2.2 मिलियन से लेके 10,000 BCE से आए। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन स्मॉल नोमैंडिक ग्रुप्स रिलाइंग ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। पुराने ज़माने के जो इंसान थे, यानी पत्थर के ज़माने के जो इंसान थे, वो छोटे छोटे ग्रुप्स बना के रहते थे। ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग यानी जगह 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 जाके चीज़ें जमा करना, चाहे वो छोटे पत्ते हों, पौधे हों, ये चीज़ें जमा करना, पत्थर जमा करना, लकड़ी के पीसेस जमा करना और हंटिंग करना जानवर की, इसके ऊपर रिलाई करते थे जिंदा रहने के लिए। द टर्निंग पॉइंट केम विद द न्यूलिथिक एवोल्यूशन। न्यूलिथिक एवोल्यूशन आया तो उससे ये ज़िंदगी थोड़ी चेंज हुई। कैसे? एग्रीकल्चर के ज़रिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के ज़रिए, और परमानेंट सेटलमेंट इमर्ज होने लगी। यानी लोग जगह जगह परमानेंटली अपनी पूरी पूरी सेटलमेंट्स बनाने लगे, छोटे छोटे गाँव, छोटे छोटे ऐसे इलाके बनाए गए कि कहने लगे ये हमारा पूरा इलाका है। ठीक है, एग्रीकल्चर कैसे? क्या सब्जियाँ उगाना सीखे, वो सब्जियाँ उगाने लगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों को पालना सीख गए, कि पाल के फिर इस्तेमाल करें मज़ीद हंटिंग के लिए, या फिर उनको जैसे बकरियां और गायों को पालते हैं अपने पास और उसके बाद बुचर कर दिया जाता है, इस तरीके की चीज़ें सीखने लगे। ट्रेड लाइटली बिगेन इनफॉर्मली विद सरप्लस गुड्स एक्सचेंज अमॉन्ग नियर बाय ट्राइब्स। अब ट्राइब बाय ट्राइब यानी ग्रुप बाय ग्रुप लोग रहने लगे। अब क्या हुआ कि लोगों ने बोला कि भाई हमारे पास ज़्यादा सब्जियां उग गई हैं लेकिन हम कम हैं, तो वो आसपास के ट्राइब से जाके एक्सचेंज करने लगे, बोलने लगे भाई आप, हमारे पास ये सब्जियां ज़्यादा है, आप ये ले लो, आपके पास वो चीज़ ज़्यादा है, आप हमें वो चीज़ दे दो। इस तरीके के एक्सचेंजेस होने लगे। सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा, ज़्यादा हो जाना। अच्छा, अब दूसरा है राइज़ ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब इनकी जो डेट्स दी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे आपने याद करने हैं, और मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं। बहुत बहुत चीज़ें जो याद करनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारे चैप्टर्स जो हैं, थीम्स बहुत शॉर्ट शॉर्ट हैं। तो बेसिकली क्या हो गया था, जैसे हैंडआउट्स में तो बहुत सारी डिटेल्स दी हुई थी, बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी होती थी कि सारा एक पूरा लेक्चर सब कुछ नहीं याद कर सकता कोई भी पूरा वर्ड टू वर्ड। अब 5 से 20 पेजेस कौन याद करेगा, कैसे याद करेगा पूरा वर्ड टू वर्ड? नहीं होता। तो उसमें ये स्टूडेंट्स ये कहते थे कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ज़रूरी बात क्या है, हम वो हाईलाइट करके वो याद कर लें। तो ये जो स्टडी नोट्स इन्होंने दिए हैं, इसमें सारी चीज़ें ही ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट रखी हैं। तो जितने भी पॉइंट बेस्ड बातें दी गई हैं, जितनी डेफिनेशन दी हुई, जितनी डेट्स दी हुई हैं, वो ज़रूर आपने याद करनी है। वो सारी मैंने इसमें हाईलाइट की हुई हैं। ठीक है, आप MCQs में भी आ सकती हैं ये पूरी पूरी, या आपके पास क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स इसके बहुत ईजी आएंगे, सिर्फ ऑलमोस्ट पॉइंट बेस्ड होंगे। पॉइंट्स के इसके आप 3 पॉइंट्स बता दें, इन तीनों की छोटी डेफिनेशन बता दें, तो 1 लाइन आंसर्स हैं। प्रैक्टिकली जो 3 मार्क्स के तो 3 लाइन्स के होंगे, 5 है तो 5 लाइन्स के होंगे। इस किस्म के आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ठीक है, अब चलें आ जाते हैं। इसमें लिखा है एंशिएंट सिविलाइजेशंस कहाँ कहाँ की थी? मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली और चाइना। इन चारों जगह इन इन चारों जगहों को आप एंशिएंट सिविलाइजेशन कहते हैं कि यहाँ पे थी। लेड द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड। इन चारों जगह ने ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड की फाउंडेशन ली, यानी
प्रॉपर तरीके से कि एक मुल्क से दूसरी मुल्क में, एक जगह से दूसरे इलाके से पूरी चीज़ें ट्रेड हो रही हैं, मल्टीपल आइटम्स ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, राइटिंग सिस्टम लाइक यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नाम का एक राइटिंग सिस्टम था जो इन्होंने इन्वेंट किया, किस लिए? रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन के, ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, पहले के ज़माने में जाहिर सी बात है पैसे नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, तो आपके पास अकाउंटिंग का भी कोई सिस्टम नहीं था। वैसे आज आप अब अभी के ज़माने में आपके पास सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग, सारी फर्म, सारी ऑर्गेनाइजेशन पर अकाउंटिंग होता है कि भाई क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ कहाँ से जा रही है, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं, दे रहे हैं, मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने अपना सिस्टम इन्वेंट किया क्यू फॉर्म के नाम से, जो कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता था उनकी। ठीक है, जिसको आप अर्ली बैंकिंग प्रैक्टिस के तौर पे क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका जब अर्ली बैंकिंग प्रैक्टिस कौन सी थी, आप बोलोगे क्यू फॉर्म। कौन सा राइटिंग सिस्टम यूज़ करते थे ट्रांजैक्शन के, आप बोलोगे क्यू फॉर्म। ठीक है। अच्छा, रिवर ट्रांसपोर्ट, ऑक्स कार्ट, बार्टिंग were standard and business practices began or formalized around the urban centers। यानी कश्ती के जरिए, रिवर ट्रांसपोर्ट के जरिए चीज़ें से इधर से उधर होती, ऑक्स कार्ट्स जैसे गाड़ी थी उससे जा रही थी, और बार्टरिंग सिस्टम उससे जा रहा था। अच्छा जी, सेकंड है हमारा ट्रेड एंड मार्केट्स इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ये चारों पॉइंट्स तो बता दिए थे आपको कि भाई इन जगहों पे सारे ट्रेड्स होते थे। तो अब मेसोपोटामिया में क्या होता है? मेसोपोटामिया डेवलप अर्ली रिकॉर्ड कीपिंग, ट्रेडेड टेक्सटाइल्स एंड यूज क्ले टैबलेट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग उन्होंने जल्दी, जो सबसे पहले के ज़माने की रिकॉर्ड कीपिंग किसी भी किस्म की बनाई थी वो मेसोपोटामिया ने बनाई थी। किस तरह? टाइल्स को ट्रेड करते थे, और क्ले टैबलेट्स, मिट्टी के बने टैबलेट्स, आपने देखे होंगे अक्सर कि मिट्टी के बने टैबलेट्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो। ठीक है, उनको यूज़ करा जाता था कॉन्ट्रैक्ट्स के तौर पे, उन पे लिख दी जाती हैं चीज़ें, उस पर लोग आके अपने निशान लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, तो उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हो गए प्रूफ के तौर पे कि भाई मैंने इसको इतना सामान दिया है, इसने मुझे इतना सामान दिया है। अच्छा, इजिप्ट, इजिप्ट ने क्या किया? इजिप्ट यूज द नाइल एज ट्रेड रूल। नाइल रिवर है जो उन्होंने ट्रेड रूट के तौर पे यूज़ करा, यहाँ से ये जाते थे सामान, यहाँ से इनके सामान आते थे, और डेवलप सोफिस्टिकेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, फिर उन्होंने अपना भी एक अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कर लिया था। इंडस वैली, इंडस वैली के पास डॉक्स थे, वेयर हाउसेस थे, तो उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम वेट्स बनाया है ट्रेड के लिए, विद रीजन्स लाइक मेटास्पोटामिया। ठीक है, यानी अभी आप देखते हो, अभी आप बाजार में कुछ लेने जाते हो तो आपके पास एक तरफ वेट डालता है, एक तरफ आपकी सब्जी रखता है, बोलते हैं ये 1 किलो हो गया, ये 2 किलो हो गया, वेट के हिसाब से मेजर कर लेते हैं। तो पहले के ज़माने में उन्होंने, इंडस वैली थी जिन्होंने ऐसे वेट टू सामान का रेशियो बनाया है कि ये एक वेट है, इसका इतना सामान है, अब वो उतने सामान के बदले हमें ये चीज़ मिलेगी, उतने किलो के बदले हमें ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, अब मेसोपोटामिया के साथ मिलकर उन्होंने ये चीज़ बनाई थी। अब चाइना ने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया सिल्क, जेड और टी, इन तीनों को कंट्रीब्यूट किया, जो कि पूरे सिल्क रोड के थ्रू ये रिलाई करते थे कि अलग अलग जगहों पे जाएं और ये ट्रेड करते रहें। अच्छा, these society evolved from simple bartering to more structured market economies, supporting both local and international trade। अच्छा, ये ही सोसाइटीज़ थी जो सिंपल बार्टर सिस्टम से ज़्यादा एक स्ट्रक्चर इकोनॉमी बनाई इन्होंने अपने पास, जिसमें ये लोग लोकली भी ट्रेड करते थे और फिर इंटरनेशनली भी एक दूसरे से दूर दूर जाके भी दूसरी कंट्री से, दूसरे इलाकों से भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब एंशियंट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड मार्केट प्लेसेस। ट्रेड इज एंशियंट टाइम्स वाज लार्जली बार्टर्ड वेज। सबसे पहले याद रखना, जब भी आपको एंशियंट बिजनेस प्रैक्टिस पूछी जाए कि भाई किस तरीके का होता था, वो बार्टर सिस्टम पे होता था। ठीक है, इसका आंसर हमेशा बार्टर सिस्टम होगा। रिक्वायरिंग अ डबल कॉन्साइड्स ऑफ वॉल्स, यानी दोनों तरफ को ज़रूरत है किसी चीज़ की, मीनिंग ईच पार्टी नीडेड व्हाट द अदर ऑफर्ड। यानी अगर एक बंदे को चाहिए थे कि उसके पास 10 पत्ते हों, दूसरे के बंदे के पास 10 पत्ते एक्स्ट्रा थे, तो वो उसको दे देगा। इस चीज़ को आप डबल कॉन्साइड बॉन्ड्स कहते हैं कि एक को जो चाहिए वो दूसरे के पास है। द लैक ऑफ अ कॉमन करेंसी एंड डिफिकल्टी इन मेजरिंग वैल्यू मेड ट्रेड इनएफिशिएंट। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता गया ना, तो वैसे वैसे इनको एहसास हो गया हमारे पास एक कॉमन करेंसी नहीं है, किसी किस्म के पैसे या कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉमनली हम मान सकते, और ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ थी जिससे हम वैल्यू ट्रेड की मेजर कर सकते हैं कि भाई इसकी क्या वैल्यू है। अब एक इलाके में किसी चीज़ की वैल्यू बहुत हो सकती है, जैसे चाय की पत्ती, चाय की पत्ती जो है वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इन जगह पे वैल्यू होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पी जाती है। लेकिन अगर आप बाहर मुल्क जाएँ तो वहाँ ये वाली चाय नहीं पी जाती। जैसे जापान चले जाएँ, चाइना चले जाएँ, तो वहाँ पे ये लोग सादी चाय पिएंगे, हर्ब्स की चाय पिएंगे, अलग किस्म की पिएंगे, बेसिकली कैवा पी रहे होते हैं। तो हमारी जो चाय की पत्ती होगी, जो दूध वाली हम चाय बना के पीते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह इनको डिफ़िकल्टी होने लगी कि भाई एक कंट्री में उसकी बहुत वैल्यू है तो दूसरी में नहीं है। तो फिर ये चीज़ सोचते सोचते इन्होंने क्या चीज़ बनी? दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मनी एंड फॉर्मल मार्केट प्लेसेस।
इसकी वजह से फिर सोचे सोचते इन्होंने बनाया कि भाई पैसे जैसी कोई चीज़ बनाते हैं जिसको आपने मनी बनाया है, सिक्कों में पहले बनाना शुरू किया। और उसका फॉर्मल मार्केट प्लेसेस यानी इलाके और मार्केट्स बना दिए अलग अलग कि इस मार्केट में सब्जियां मिल रही हैं सिर्फ, इस मार्केट में फल मिल रहे हैं सिर्फ, इस मार्केट में वो बर्तन मिल रहे हैं, इस मार्केट में कपड़े जा रहे हैं। मिक्स करने के बजाय इनको सेपरेट मार्केट प्लेसेस दे दिए। अच्छा, मार्केट्स एंड बाजार प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन एंशियंट इकोनॉमिक्स। अब मार्केट्स कहाँ कहाँ होती थी उस ज़माने की, जैसे अगोरा ऑफ ग्रीस, खान एल खली इन कायरो, फंक्शन एज इकोनॉमिक एंड कल्चर हब्स। ये दो मेजर मार्केट्स थे। ठीक है, बिजनेस वॉज ऑफ्टन बिल्ड ऑन वर्बल अग्रीमेंट्स, पर्सनल ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती थी पहले के ज़माने में। अभी तो हमारे पास होते हैं कि बड़े बड़े हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए, आपने डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हो तो चार लोग देख रहे हैं, ये कर रहे हैं इस तरीके से। किसी का होता है कि आईडी कार्ड आप प्रूफ के तौर पे रखवाओ, ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, उसके बाद जाके बिजनेस होता है, गवर्नमेंट से फाइल करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पहले के ज़माने में बिजनेस किस तरीके से होता है भाई, ज़बानी एग्रीमेंट, वर्बल एग्रीमेंट यानी ज़बानी तौर पे एग्रीमेंट कर लिया। पर्सनल ट्रस्ट यानी ट्रस्ट कर रहे हैं, हाँ भाई मैं भरोसा करता हूँ ये इंसान सही काम करेगा, मैं इस पर यकीन रखता हूँ। और उस आदमी की रेपुटेशन क्या है, अच्छा इसकी रेपुटेशन अच्छी है, चलो मैं इसके साथ बिजनेस कर लूँ। इन तीन चीज़ों पे बिजनेस उस वक्त चलते थे। अच्छा, ब्रोकर्स, मिडलमैन्स और स्टैंडर्ड वेट इंश्योर्ड फेयरनेस इन ट्रेड। अच्छा, ब्रोकर्स क्या होते हैं, जिसको जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल ब्रोकर्स का आपको दिखा दूँ। जैसे हम जब घर खरीदते हैं तो घर खरीदने से पहले हम लोग ब्रोकर के पास जाते हैं, जो कि हमें बताता है कि भाई ब्रोकरी करता है। बेसिकली क्या करता है, वो बताता है कि भाई ये घर अवेलेबल है, इस बंदे ने रखवाए में, इस बंदे ने अब मुझे बताया कि भाई ये घर इतने का बेच रहा है। अब वो हमें लेके जाता है कि वो घर है, ये घर है। हम घर लेने के बाद ब्रोकर को एक फ़ीस देते हैं, किसने हमें ढूंढने में मदद कर दी। और जो उसका घर जिसने रखवाया होता है वो भी उसको देता है कि भाई वो उसने एक मिल के ढूंढ के दे दिया, ये सामान मुझे बेचना था, मैं उसने ढूंढा बंदे को और दोनों तरफ से फीस ली, तो वो ब्रोकर है। मिडिल मैन वो है कि अगर आप जाओ एक डॉक्टर के पास और डॉक्टर से बोलो कि भाई इलाज करना था, आप डायरेक्टली डॉक्टर से तो बात नहीं करते हो, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप हॉस्पिटल वाले को फ़ोन करते हो, या आप उसकी सेक्रेटरी से बात करते हो जो कि वो मिडिल मैन के तौर पर ऐड कर रही होती है कि भाई हाँ ठीक है मैंने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया, अब आप जा सकते हो डॉक्टर के पास। उसी तरह होता है स्टैंडर्डाइज वेट्स। स्टैंडर्ड वेट्स जब बने यानी बेसिकली यही कि हिसाब लगाना, तोलना, नापने तोलने के बगैर आप चीज़ को नहीं दे सकते। जब वो स्टैंडर्डाइज हो गई कि भाई सब जगह एक कप बराबर है, सब जगह 1 किलो बराबर है, तो ज़्यादा आसान हो गया कि भाई ट्रेड का हिसाब बराबर हो गया। 1 किलो की चीज़ें के बदले 1 किलो ही कोई और सामान मिल रहा है। These market systems eventually contribute to the rise of urbanization and early capitalist structure। इन्हीं की वजह से अभी जो urbanization का rise वो अभी नहीं काफ़ी टाइम से चलता चलता आ रहा है, वो इन्हीं systems की वजह से आता चला गया। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस। ठीक है, ओवर द पास्ट 2250 years the world has witnessed multiple industrial revolution, each revolution how business operated। ठीक है, हर एक रेवोल्यूशन ने बताया है कि किस तरीके से बिजनेस की वर्किंग हुई है और किस तरह से वो चेंज होकर इवॉल्व करता चला गया। सबसे पहला आया था इंडस्ट्रियलाइज्ड रेवोल्यूशन, जो कि 1760 से 1840 के दरमियान आया। अच्छा, 2 पॉइंट हैं इसके। कोर इनोवेशन क्या थी, स्टीम पावर, मैकेनाइजेशन, टाइल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अब ये देखो ये तो सिंपल सा है, आपके पास इजीली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में लिखो, तो आपने ये पूरे 3 पॉइंट्स लिख देने, खत्म हो गई बात। अगर कोर इन्वेंशन पूछी जाए तो कोर इन्वेंशन इसकी 3 है, स्टीम पावर, मैकेनाइजेशन और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। बस ये कोर इनोवेशन थी इनकी। ठीक है, और भी थी लेकिन ये 3 मेजर थी जिससे ये जाना जाता है और आगे बढ़ी फिर और काम करने की ये सलाहियत लोगों की। ठीक है, आउटकम क्या हुआ उसका, द शिफ्ट फ्रॉम अर्गेरियन टू फैक्ट्री इकोनॉमी, यानी अर्गेरियन से लेके जो आराम से ये लोग काम कर रहे थे इधर उधर बनाना तोड़ना फोड़ना, इसके करने की वजह फैक्ट्रीज बनने लगी। ये फैक्ट्री की इकोनॉमी चल पड़ी कि भाई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन रही हैं, सामान बन रहा है जिसमें स्टीम पावर यूज़ हो रही है या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए पूरी पूरी फैक्ट्री लेवल आउट हो रही है। इससे क्या हो गया, ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड वेजेस लेबर। सिटीज़ भी बढ़ने लगी जल्दी जल्दी, फैक्ट्री में सामान बन रहा है तो जल्दी जल्दी प्रोडक्शन आ रहा है, प्रोडक्शन आ रहा है तो सामान बढ़ता जा रहा है, उससे आप काम करते चले जा रहे हैं, शहर बड़े होने लगे उससे, बिल्डिंगें बड़ी होने लगी उससे, और लोगों की तनख्वाह भी बढ़ने लगी। एग्जाम्पल, ब्रिटिश कॉटन मिल्स एंड द इन्वेंशन ऑफ स्पिनिंग जेनी। ठीक है, स्पिनिंग जेनी चरखा होता है जिसपे आप, ऐसा था कि पहले था कि सिंगल सिंगल धागे से जोड़े जाते थे कपड़े बनने के लिए। ठीक है, लेकिन स्पिनिंग जेनी था कि इसमें मल्टीपल धागे यूज़ होने लगे। मल्टीपल धागों को एक साथ करके आप जब बनाओगे तो उसमें से कपड़ा बनना ये बनना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ 1870 से हुआ था वो, तो
इनोवेशन क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा हो गई। मास प्रोडक्शन होने लगा कि भाई एक ही जगह से मल्टीपल चीज़ें बनती चली जाए। टेलीग्राफ्स बन गए, यानी एक मैसेज दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आप एक मशीन यूज़ करते थे जो बीप बीप करके ऐसे साउंड निकालती थी और दूसरे बंदे को सिखाया जाता था कि इसका क्या मतलब, मोर्स कोड या कोई ना कोई कोड यूज़ कर रही होती थी। दूसरा बंदा राइट डाउन कर लेता था कि भाई दूसरे शहर से क्या मैसेज आया, दूसरे मुल्क से एक जगह क्या मैसेज आया, और फिर जो बंदा उस शहर में रहता था उसको नोटिस के तौर पे दे देता था, एक लेटर के तौर पे दे देता था। और असेंबली लाइन एक वर्किंग फॉर्मेशन, एक वर्किंग तरीका है जो कि अक्सर बिजनेसेस में यूज़ होता है, स्पेशली फैक्ट्रीज़ में। ठीक है, यानी असेंबली लाइन बनती है कि एक आप इमेजिन करो कि आपको एक पूरा डब्बा पैक करना है जिसके अंदर बहुत सारे बिस्किट्स हैं। ठीक है, तो असेंबली लाइन के थ्रू आप वर्कर्स को अपने सेट करोगे, एक को करोगे जो बिस्किट्स रैपर में डालेगा, पैक कर देगा। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ा देगा उसको, नेक्स्ट वर्कर देखेगा कि भाई सही से पैक हुआ है या नहीं हुआ, फिर वो आगे बढ़ाएगा। दूसरा वर्कर देखेगा अच्छा इसको मैं वेट कर लूँ, वेट पूरा है, इसका वजन सही है। तीसरा वर्कर देखेगा चलो मैं अब इसको डिब्बे में पैक कर दूँ, डिब्बा पैक कर देगा एक और। फिर चौथा वर्कर देखेगा ये डिब्बा सील है या नहीं है, फिर वो आगे ले जाएगा। आखिरी वर्कर देखेगा भाई इस डिब्बे की कंडीशन सही है या टूटा तो नहीं है, फिर उसको वो फाइनल प्रोसीजर पे ले जाएगा। इस तरह के सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, वो पूरे करने होते हैं और लाइन वाइज ये काम होता चले जाने को आप कहते हो असेंबली लाइन। ठीक है, अब आपके पास इसके हो गई आउटकम, राइज ऑफ कॉर्पोरेट जायंट्स, ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंशन और फास्टर प्रोडक्शन होने लगी। एग्जाम्पल फोर्स हाईलैंड पार्क प्लांट विच कट कार असेंबली टाइम ड्रास्टिकली, कार असेंबली का टाइम जो था वो ड्रास्टिकली कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, कोर ड्राइवर्स क्या थे इसके, कंप्यूटर्स, ऑटोमेशन, इंटरनेट एंड अर्ली रीन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपकी थर्ड रेवोल्यूशन में आई, कंप्यूटर और इंटरनेट आने लगे। खैर अब आउटकम क्या हुआ, ई कॉमर्स बन गया, नॉलेज वर्कर्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन, अब इंटरनेशनली अमाउंट ट्रेड करना और ज़्यादा आसान हो गया क्योंकि ई कॉमर्स बन गया था। अब इसका एग्जांपल है अमेज़ॉन, अमेज़ॉन आपको कहीं पे भी कहीं से भी आप कोई चीज़ मंगवा सकते हो। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि अभी तक चल रहा है जिसको आप कहते हो, इनोवेशन क्या थी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिस्टम, ब्लॉकचेन, ये सब चीज़ें। आउटकम क्या है, हाइपर पर्सनलाइज सर्विस, यानी बहुत ज़्यादा आपकी सर्विसेज जो है बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज हैं। अब ये नहीं होता है कि इंटरनेट पे आप सर्च करते हो एक चीज़ लेकिन आधी बनी हुई कुछ है, जो आप सर्च करते हो उसके रिलेटेड ही आपको चीज़ें मिलती चली जाती हैं, तो हाइपर पर्सनलाइज हो गई वो आइटम। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा स्मार्ट हो गई क्योंकि अब कंप्यूटर्स और रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। एथिकल डिलेमास लेकिन इसके साथ भी आ गए थे कि डेटा प्राइवेसी, जॉब डिस्प्लेसमेंट, तो डेटा हमारा बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ, डेटा प्राइवेसी सही है किसी जगह प्राइवेटली या नहीं। अब जॉब डिस्प्लेसमेंट किस तरह हो गई कि भाई बहुत सारे काम जो रोबोट्स हैं या मशीन्स हैं वो एक्सचेंज कर सकते हैं, एआई है वो चेंज कर सकता है, तो उसके थोड़े इशू आने लगे कि इंसान फिर कहाँ काम करेगा। एग्जाम्पल है इसका टेस्ला गीगा फैक्ट्रीज जो कि एआई ड्रिवन रोबोट्स यूज़ करते हैं अपने सारे प्रोडक्शन को ऑटोमेट करने के लिए, यानी वहाँ पे ज़्यादा वर्कर्स नहीं होते जितने उनके रोबोट्स होते हैं। इमर्जिंग द फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 2030 और उससे आगे तक आने वाला है। प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होंगी उसकी, ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन, यानी इंसान और मशीन का एक कोलैबोरेशन सिस्टम कोई बनेगा। बायो इंजीनियरिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग बढ़ जाएगी, बायो इंजीनियरिंग होगी और क्वांटम कंप्यूटिंग और बढ़ जाएगी। पॉसिबल आउटकम, शिफ्ट टूवर्ड्स एथिकल कैपिटलिज्म, कॉन्शियस टेक एंड सस्टेनेबिलिटी। स्पेक्यूलेटिव एग्जाम्पल, न्यूरोलिंक जो कि इलॉन मस्क की तरफ से बना है, जो क्या बना रहा है, जो कि ह्यूमन रिकॉग्निशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिक्स करना चाहता है ताकि इंसान कंप्यूटर के साथ इंसान का दिमाग कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाए, वो उसको अपने दिमाग के ही इशारों से, अपने दिमाग की सोच से कंट्रोल कर सके। अच्छा, फिफ्थ क्या है, फ्यूचर विजन्स ऑफ बिजनेस। फ्यूचर विजन्स ऑफ बिजनेस क्या है, द करंट फेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 अभी जो है वो चल रहा है, उसके बारे में आपको बताऊं कि ये क्यों यूज़ हो रहा है। इसमें बताया है मार्क्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एरा वेयर मशीन लर्न्स, प्रिडिक्ट्स एंड एक्ट्स इंडिपेंडेंटली, यानी मशीन को हम सिखाते हैं, उसको बताते हैं कि भाई इस तरह सीखो, फिर वो प्रिडिक्शन सीख जाती है, फिर उसके बाद वो खुद ही अकॉर्डिंगली काम करने लग जाती है। बिजनेस टुडे कैसे लेवरेज करते हैं इसको, मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन से, ऑटोमेशन, इम्प्रूव एफिशिएंसी, बिग डेटा एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर मशीन्स। आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसका मतलब, जैसे आप शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, अमेज़ोन पे आपने शॉपिंग करी, आपने सर्च की भाई मुझे फ़लाँ नोटबुक चाहिए, मुझे फ़लाँ ड्रेस चाहिए, मुझे फ़लाँ पेंसिल चाहिए, ठीक है। अब आपने बहुत सारी चीज़ों को लाइक कर लिया और उनको परचेज़ कर लिया। अब आप नेक्स्ट टाइम जब अपना अमेज़ोन खोलोगे
या इंटरनेट खोलोगे तो आप देखोगे आपको एड्स साइड में बने हुए आ रहे हैं, और वो ऑलमोस्ट सारी सिमिलर चीज़ों के हैं जो आपने परचेज़ की। तो क्या किया सॉफ्टवेयर्स ने, आपका एनालाइज किया कि इनको क्या पसंद है, और फिर जब आप दोबारा से इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपको सिमिलर चीज़ों के ऐड दिखा रहे हैं वो पर्सनलाइज्ड हो करके, कि आप जाके दोबारा खरीदो, बोलो हाँ मुझे ये चीज़ भी पसंद है, हाँ मुझे वो चीज़ भी पसंद है। इस वजह से आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों के कंप्यूटर पे, अलग अलग लोगों के सेलफोन्स पे अलग अलग चीज़ों के ऐड आ रहे होते हैं, हर किसी के पास सेम नहीं आ रहा होता। अगर आपके और आपके दोस्त की पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट पसंद है, तो आपको अलग अलग एड्स दिख रहे होंगे। उस पे डिपेंड करता है कि आपने क्या सर्च किया, क्या खरीदा। ठीक है, तो इस तरीके से कहता है, इससे कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंड करता है, उसके हिसाब से फिर आपको एड्स दिख रहे होते हैं। फ्यूचर माइट सी अ पोस्ट वर्क सोसाइटी, बायोडिजिटल फ्यूजन एंड क्वांटम पावर इनोवेशन, raising both hope and concern over ethics, employment and human identity in business। अब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो इंसान सोचेगा भाई एथिकली सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है, और इंसान खुद क्या कर रहा है बिजनेस में, अगर सब कुछ एक सॉफ्टवेयर या एक रोबोट या कोई और ऐसी चीज़ कर रहा है। अच्छा जी, अब इसमें बता रहे हैं कंक्लूजन क्या पहुंचा। जर्नी ऑफ बिजनेस फ्रॉम वाटर टू ब्लॉकचेन illustrate humanity's creativity, ability, adaptability and ambition. Understanding the roots of trade and evolution of industrial revolution is essential for students of business, as it is offer perspective how commerce shapes society. Whether in the ancient marketplace of Ur or the digital platform of Silicon Valley, business remains a central force in human progress. To succeed in the modern economy, and students must not only grasp emerging technologies but also appreciate the foundational principles of commerce that have endured through ages: trust, value creation, and ethical conduct. अच्छा, इसका क्या है अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ बिजनेस, अ फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर। ठीक है, बिजनेस एक डायनामिक चीज़ है जो कि इसका पर्पसफुल एक्टिविटी सेंट्रल टू एवरी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। हर इकोनॉमी में ज़रूरी है कि कोई बिजनेस हो, चल रहा हो सोसाइटी फंक्शन करने के लिए। कोई भी गांव हो या कुछ भी हो, वहाँ पे कोई ना कोई किस्म का कारोबार चल रहा होता है जिसके ज़रिए उसको फ़ायदा पहुँचा रहा होता है। At its core, business involves producing and distributing goods, services to meet human needs। हर बिजनेस की एक ही मेन आइडिया होता है, एक ही मेन एक्टिविटी करनी होती है। क्या होती है वो, कि भाई जो भी कुछ वो बेच रहा है, जो गुड्स हैं या सर्विस, कुछ चीज़ है या कोई सर्विस है जो वो बेच रहा है, वो किसी न किसी की ज़रूरत मीट कर रहा हो, किसी न किसी को ज़रूरत हो उसकी और फिर वो प्रोवाइड कर रहा हो, वाइल एमिंग टू जनरेट प्रॉफिट विदाउट लीगल फ्रेमवर्क। और प्रॉफिट भी गेन कर रहा हो उससे, यानी मॉनेटरी प्रॉफिट हो रहा हो। जाहिर सी बात है, कोई बिजनेस बनाता है, चाहे वो टूथपेस्ट ही बनाए, उधर लोगों को ज़रूरत है टूथपेस्ट यूज़ करने की, बच्चों को ज़रूरत है ऐसे टूथपेस्ट जो मुँह ना जलाए, तो वैसे टूथपेस्ट बना देगा। अब एंड गेम क्या है, एंड गेम तो उसको पैसे मिल रहे हैं उससे। It represents the vital mechanism through which individual organization of nations transform resources into wealth। अच्छा, बिजनेस क्या है, बिजनेस डिफाइन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी aimed at fulfilling the needs of society while earning a profit। जो भी सोसाइटी की नीड है वो फिल करे और कोई ना कोई प्रॉफिट अर्न करता जाए। Involves creation, distribution, sale of goods and service desired by customers। But business is not a one-time effort. It is a continuous cycle of production, risk taking and value creation। अच्छा, की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखें की कैरेक्टरिस्टिक्स वाला सवाल आ गया तो लाजमी आपने ऐसे पॉइंट्स और डेफिनेशन करने के लिए। इन शॉर्ट, ये जो पूरी आपकी स्टडी नोट्स हैं, इसके आई थिंक मिड टर्म में आपके आ जाएंगे 1 से लेके 7 तक आ जाएंगे, वरना 1 से 6 तक तो लाजमी आएंगे। तो आपने ओवरऑल सारा ही इसका याद करना होगा। की कैरेक्टर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंगेज इन मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मॉनेटरी गेन, डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज, creates utility, profit motive, risk of loss, series of deals, legal activity। ठीक है, इनमें से कोई 5-6 याद किया, पूरे याद करें तो अच्छा है, एमसीक्यूज में भी आ जाए। स्कोप ऑफ बिजनेस, 4 की फैक्टर्स है। एक है प्राइमरी सेक्टर, जिसके अंदर इन्वॉल्व करता है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल सोर्सेज, यानी फार्मिंग, फिशिंग, माइनरी, फॉस्टरिंग। सेकेंडरी सोर्स सेक्टर क्या है, डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स into finished products, जैसे टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, स्टील प्रोडक्शन। Tertiary sector comprises services like healthcare, banking, education, tourism. Quaternary sector focuses on knowledge-based services including scientific research, IT, data analysis and innovation। अच्छा, इंडस्ट्रियल साइड ऑफ बिजनेस क्या चीज़ इंक्लूड करता है, प्रोड्यूसिंग गुड्स, while commerce involves their movement, sale and support through services like trade, home and foreign, यानी locally भी और internationally भी, aids to trade, transportation, banking, insurance,
एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग एड, सारी एड्स हैं ट्रेड की। ट्रेड तो ये है कि इधर से उधर चीज़ें मूव कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे करेंगे अगर आपके पास बैंकिंग नहीं है प्रॉपर, कि पैसे कैसे एक्सचेंज होंगे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जैसे चीज़ें लगाने का तरीका नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है कि चीज़ ख़राब हो जाए तो क्या होगा उसका, एडवर्टाइज करने की एबिलिटी नहीं है कि लोगों को पता कैसे चलेगा, वेयर हाउस करने की एबिलिटी नहीं है, यानी रखने की एबिलिटी नहीं है, एजेंट्स जो कि उसको बेचें। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में कोई बिजनेस काम नहीं करेगा, यानी अगर हर जगह बंद कर दी जाए, कोई ना देखने वाला हो ना बताने वाला हो, तो बिजनेस चलेगा नहीं, चलेगा किसी को पता ही नहीं, कोई क्यों खरीदेगा, कोई क्यों यूज़ करेगा, तो बिजनेस ठप। इट्स सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स हेविली ऑन इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी एक्सटर्नल बाहर के तौर पे क्या एनवायरनमेंट चल रही है आजकल, और इंटरनली यानी उस बिजनेस के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्या क्या, देखो इकोनॉमिक कंडीशन, उस वक्त मुल्क की या दुनिया की क्या इकोनॉमिक हालत चल रही है, लीगल रेगुलेशन, लीगली क्या अलाउ है उसको बनाना है, क्या उसको अलाउ है अपने सामान बेचना है या नहीं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी होगी, अगर देखो बिलफर्स्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है और ये सामान बेच रहा है वो बहुत ही ऐसा है जो बहुत मैनुअल सा यूज़ करना है तो वो नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही बनाया तो लोग कहेंगे कि हाँ यूज़ करने की चीज़ें हम यूज़ कर लें। उसी तरह सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स, सोशल और कल्चरल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आजकल, जैसे कि आप कपड़ों का ट्रेंड चलता है कि भाई चेक वाली शर्ट्स अच्छी लग रही हैं तो सब चेक वाली लेंगे, नहीं लग रही सब प्लेन पहनेंगे तो सब प्लेन पहनते हैं। तो उस तरह जो शॉपकीपर्स हैं उनकी भी आइटम्स में फ़र्क पड़ता है कि भाई जो ट्रेंड चल रहा है अगर उसके हिसाब से वो कपड़े नहीं बेच रहे तो उनके कपड़े नहीं बिकेंगे, अगर ट्रेंड के हिसाब से बेच रहे हैं तो उनके कपड़े फ़ौरन बिक जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स, यानी जो आपका कॉम्पिटिटर है उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है, क्या मतलब वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बेच रहा है, आप उससे पीछे हो, क्या उसकी प्राइस ज़्यादा है या उसकी प्राइस कम है आपकी ज़्यादा है, क्या फ़र्क है। बाय रिकग्नाइजिंग एंड adapting to these elements, business can better strategize and meet their objectives. अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटरकनेक्टेड रियलिटीज़। अच्छा, इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज allocate scarce resources to produce goods and services। तीन उनकी मेजर होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? नेशन फ्रेमवर्क डिटरमाइन करता है कि भाई प्रोड्यूस कैसे करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और ये गुड्स और सर्विसेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? तो पॉलिसीज़ पता हो, अपने लॉस पता हो, गवर्नमेंट डिसीजंस हों और मार्केट मैकेनिज्म्स बने हों। बिजनेस ऑपरेट करता है कि भाई एनवायरनमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करिए इकोनॉमिक, लीगल और सोशल फैक्टर्स के थ्रू। अच्छा, इकोनॉमिक सिस्टम डिटरमाइन करता है प्रोडक्शन और रिसोर्स सर्कुलेशन मेथड्स, किससे थ्रू? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म यानी प्राइवेट ओन, ठीक है, प्रॉफिट डिविडेंड मार्केट, यानी सिर्फ उनको प्रॉफिट से फर्क पड़ता है और चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, और प्राइवेट ओनरशिप होती है। बेसिकली वो ज़्यादातर यूएस में होता है, यूएस जैसी कंट्री है, यूएस जैसी इकोनॉमी सिस्टम है, वो कैपिटलिज्म पे है। सोशलिज्म होता है मिक्स्ड ओनरशिप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के साथ, यानी आप प्राइवेटली ओन नहीं करते हो सिर्फ, उसमें गवर्नमेंट के साथ आप ओन कर रहे होते हो और उसकी इंटरवेंशन होती है, तो वो स्वीडन में होते हैं। अब कम्युनिज्म, कम्युनिज्म यानी स्टेट कंट्रोल करता है प्रोडक्शन ओवरऑल, कोई आपका सेपरेट बिजनेस नहीं है, कोई प्राइवेट ओन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो कि नॉर्थ कोरिया में होता है। अच्छा, circular flow model illustrates how money, goods and services move between household consumers and business producers, with governments and financial institutions facilitating this exchange. अच्छा, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड वो होती है कि भाई चीज़ की क्वालिटी लोग खरीदने के लिए कितना तैयार है अलग अलग प्राइसेस पे, वो डिमांड है उसकी। सप्लाई वो होती है कि भाई बिजनेस कितना दे सकता है अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग लोगों को। लॉ ऑफ डिमांड एंड प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है किसी आइटम की तो उसकी क्वांटिटी की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर मटर आपको 500 रुपये पाव के तौर पे देंगे तो कोई नहीं ख़रीदेगा, लेकिन उसको सस्ती करेंगे तो लोग कहेंगे चलो हम खरीद लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई, एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज। ठीक है, सब इसमें जो है ना सप्लाई भी इंक्रीज होती है और इसमें प्राइस इंक्रीज होती है, तब भी वो इंक्रीज ही रहती है, यानी सप्लाई तो चल रही है तो लोग लेते चले जाएंगे। दीज लॉ ड्राइव टू डिटरमाइन मार्केट प्राइसेस एंड इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजन ऑन प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर और बिजनेस साइकिल। अच्छा, ये देखें कंपटीशन किस किस के साथ होता है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, मैनी स्मॉल फर्म्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर मार्केट्स। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन वो होता है जब दो तीन फर्म्स जो हों, दो तीन ऑफिस जो हों, कंपनीज हों, बिल्कुल आइडेंटिकल हो, सेम चीज़ बेच रहे हो, सेम प्रोडक्ट बने हो, तो उसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। अक्सर वो स्मॉल फर्म्स के दरमियान होता है। मोनोपोली, सिंगल डोमिनेट फर्म, यानी सीध यूटिलिटी, जैसे कि गैस कंपनी एक ही है पाकिस्तान में, तो वो मोनोपोली के लिए जिस किस्म की प्राइस वो रख के बेच सकती है बेचेगी, हाँ हम खरीदेंगे उनसे क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बिजली वाले
एक ही हैं, वो मोनोपोली खेलते हैं, वो कितनी बिजली बढ़ाते हैं हम उन्हीं से ले सकते हैं, हम किसी और वेंडर के पास नहीं जा सकते। ओग्लोपोली यानी बहुत कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो कर रही होती हैं, जैसे स्मार्टफोन इंडस्ट्री। हर बहुत सारी फर्म्स तो नहीं है जो मोबाइल के स्मार्टफोन बड़े बड़े बना रही होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जैसे हमें पता है एप्पल है, सैमसंग है, ये मोटोरोला है, ये नोकिया है, ये सब बड़ी बड़ी फर्म्स है, तो ये ओग्लोपोली अपनी चला रही होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी फर्म्स विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, फास्ट फूड चेन्स। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अक्सर रेस्टोरेंट्स में होता है, जैसे आपके पास आ गया फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, KFC, मैकडोनल्ड, ये सारे, पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा नेक्स्ट, ये सब कुछ आपस में कंपटीशन में होता है मोनोपोलिस्टिक, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भले ही सेम है खाने का, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क रखता है। अच्छा, बिजनेस साइकिल के 4 पॉइंट होते हैं: एक्सपेंशन, पीक और कॉन्ट्रैक्शन एंड थ्रो। एक्सपेंशन इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, कितना वो बढ़ रहा है, इनकम कितनी बढ़ रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग और बिजनेस इन्वेस्टमेंट वगैरह पे। पीक करता है इकोनॉमी रीचेस इज हाईएस्ट पॉइंट, ग्रोथ स्टेबिलिटी। डिक्लाइन इकोनॉमी सिस्टम एक्टिविटी ऑफन लीडिंग टू रिसेशन। रिसेशन क्या होता है? रिसेशन वो होता है कि जब लोगों के पास मुल्क में बजट ठप होने लग जाता है, इकोनॉमी डाउन हो जाती है, लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, तो कहते हैं रिसेशन में आ गया, महंगाई बढ़ जाती है, लोगों के पास एबिलिटी नहीं होती है खरीदने की। कॉन्ट्रैक्शन, डिक्लाइन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, थ्रो द लोएस्ट पॉइंट आफ्टर विच रिकवरी बिगिंस। सबसे नीचे जब सब कुछ चला जाए बिजनेस, उसके बाद फिर रिकवरी होने लगे, तो उसको थ्रो कहते हैं। अच्छा, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस के? कैपिटल, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट। कैपिटल होना चाहिए जिससे वो टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह यूज होते हैं। एक्सपेंसिव इनकर्ड प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ गुड। टोटल इनकम फ्रॉम सेल्स रेवेन्यू कहलाता है। प्रॉफिट इज सरप्लस रिमेनिंग आफ्टर कॉस्ट डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू। अच्छा, प्रॉफिट वो होता है कि भाई आपको जो भी कोई रेवेन्यू मिला ना बिजनेस से, उसमें से आपको कॉस्ट कट करेंगे आप, कि भाई आपने जो सामान यूज़ किया है उसका, उसके बाद जो आपके पास अमाउंट बच जाएगा, आप कहेंगे अच्छा ये था हमारा एक्चुअल प्रॉफिट में, बाकी जो हमारा तो आपने पैसे यूज़ कर लिया ना। प्रॉफिट ज़रूरी होता है बिजनेस के लिए ताकि बिजनेस चल सके। इन्फ्लेशन एंड बिजनेस डिसीजन। इन्फ्लेशन जनरली राइज इन प्राइस अक्रॉस एन इकोनॉमी। दो किस्म की इन्फ्लेशन होती है, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कॉज बाय राइजिंग production goods, demand pull interest caused by high consumer demand outspacing supply, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई नहीं कर पाते। अच्छा, बिजनेस मस्ट मॉनिटर इन्फ्लेशन टू प्लान प्राइसिंग, मैनेज कॉस्ट एंड मेंटेन कंपटीशन विद रिस्क, गुड्स सर्विस एंड नॉलेज वर्कर। रिस्क क्या है? इनहेरिट होता है, इज इनहेरिट इन बिजनेस, इंक्लूड्स पोटेंशियल लॉसेस इन टाइम, मनी और रेपुटेशन। गुड्स आर फिजिकल टेंजिबल गुड्स, सर्विस आर intangible offers like consulting or education. Knowledge workers are use specialized knowledge skills to innovate, create value, vital in the information driven economy. अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या होती हैं? दो हैं हमारे पास, एक तो फिजिकल और एक होती है मॉनिटर। फिजिकल यूज़ करती है टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए डिसाइड करती है कि भाई टैक्स कितना लगाना है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी रखनी है, ताकि इकोनॉमी से फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल्स करती है मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, मैनेज इन्फ्लेशन एंड इनकरेज इन्वेस्टमेंट। यानी इस दफ़ा इंटरेस्ट रेट क्या है बैंक पे, जो बैंक पे हम पैसे सेव कर रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। रिसेशन कब होता है? जब GDP डिक्लाइन फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। ठीक है, इट ऑफन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस इनकम, लोअर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो इसके साथ हमारा आज लेक्चर 1 यानी थीम 1 ख़त्म हो रही है। थीम 2 की हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, तो इसके जो नोट्स हैं थीम 1 के वो भी तैयार हो गए हैं। अगर कोई भी किसी को भी चाहिए तो वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना।